वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम गद्य खंड पढ़ रहे और गद्य खंड में हम चैप्टर नंबर 11वां पढ़ रहे, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। और इस चैप्टर का यह सेशन नंबर पहला है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत, इस पाठ के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जीवन परिचय देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप में जुड़े गए। कई बार जेल भी गए और इनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। अब देखिए, छोटी ही उम्र में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी इन्होंने अपने लेखन कार्य को शुरुआत की। शुरुआत में जब वो लेखन कार्य कर रहे थे तो उनकी रचनाओं तरह तरह के पत्र पत्रिकाओं में छपते थे। वे बेहद ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। लेखक के अलावा उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन वह पत्रकार के रूप में भी, प्रतिभाशाली पत्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। अब दैनिक मतलब जो हर रोज पत्र पत्रिकाएं छपते हैं, न्यूज़पेपर हम देखते हैं ना, हर रोज आते हैं। साप्ताहिक, हफ्ते में एक बार छपने वाला। और मासिक पत्र पत्रिकाओं का अर्थ होता है कि महीने में एक बार छपने वाले। तो ऐसे उन्होंने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जिनमें उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा इनके उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाएं हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, जो एक उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, आम्रपाली नाटक है, माटी के मूर्ते रेखा चित्र है, पैरों के पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरी और दीवारें संस्मरण है। तो इस प्रकार देखो, इन्होंने साहित्य के हर विधा में अपना रचना का कार्य किया हुआ है। जैसे कि उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र और संस्मरण आदि विविध साहित्य की विधाएं लिखी। आज जो हमारा जो पाठ है वह रेखा चित्र है। अब रेखा चित्र किसे कहते हैं, यह हम जब पाठ पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका अर्थ भी समझा दूंगी। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यत्व की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए, इन्होंने इस अपने साहित्य में, अपने विधाओं में, अपने रचनाओं में तरह तरह के विषय लिखे हैं, चाहे वो इतिहास के संबंधित हो, चाहे वह स्वाधीनता संबंधित हो या मानवता से संबंधित हो। इसलिए उनके एक विशिष्ट शैली के कारण साहित्य के क्षेत्र में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी कलम का जादूगर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। अब देखते हैं हमारे आज का जो पाठ है, उस पाठ का पाठ प्रवेश कर लेते हैं, जो कि आपके किताब जो पाठ शुरू होने वाला है उसके पहले ही परिच्छेद में दिया हुआ है। पाठ का संक्षिप्त विवरण इस परिच्छेद में दिया हुआ है। जैसे कि हमारे पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत, यह जो पाठ है वह एक रेखा चित्र है। अब रेखा चित्र का अर्थ क्या होता है कि किसी भी एक विशेष व्यक्ति के बारे में उसकी सारी जानकारी देना, फिर उसका जन्म से
से लेकर बचपन से लेकर उसकी यौवन अवस्था, गृहस्था अवस्था, यहाँ तक उन्होंने अपने कौन कौन से कार्य किए हैं, ये सारी चीजें हम विस्तार से लिखते हैं रेखा चित्र में। किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। तो आज बाल गोविंद भगत इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे ही विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक, संस्कृति और सामाजिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। अब देखिए, इस पाठ के द्वारा लेखक ने बाल गोविंद भगत इनका चरित्र का विस्तार से वर्णन किया है। लेखक ने उनका एक साधु के रूप में वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि साधु किसे कहते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में हम उसकी वेशभूषा, उसका बाह्य शारीरिक वेशभूषा तथा उनका बाह्य अनुष्ठान की शारीरिक रचना कैसे होते, उसके अनुसार हम किसी भी व्यक्ति विशेष को कहते हैं कि साधु इसी प्रकार का वस्त्र होता है, इसी प्रकार का वस्त्र वो पहनता है। लेकिन लेखक कहते कि नहीं, सन्यासी का आधार, उसके जीवन का आधार क्या होता है, मानवीय सरोकार की वह अपने आचार विचार किस प्रकार से मानव के हित के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर बाल गोविंद भगत को लेखक ने एक सन्यासी के रूप में भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ जो है एक सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करते हैं कि देखो हमारे समाज में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होते हैं, रूढ़ियां होते हैं। तो उस रूढ़ियों का रीति रिवाज का खंडन इस पाठ में किया है। अब किस प्रकार से खंडन किया है, जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें इसका उदाहरण पता चल जाएगा। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब देखिए, जब हम पाठ की शुरुआत करेंगे तो पहले सेशन में और दूसरे सेशन में अधिकतर लेखक ने ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, यह होगा पाठ प्रवेश, अर्थात पाठ का हमने संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर ली। अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए किताबें खोल दीजिए, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है। तो आज का हमारा लेसन शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। अब देखिए, इस पाठ का शीर्षक लेखक ने बाल गोविंद भगत इसलिए यह रखा है क्योंकि एक रेखा चित्र है। इसमें लेखक ने बाल गोविंद भगत नाम के एक व्यक्ति का विस्तार से वर्णन किया है, इसलिए उन्होंने पाठ का शीर्षक भी उस व्यक्ति के नाम को ही रखा है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने शुरुआत में ही एक जो चरित्र लिया है उसका वर्णन किया है। किस प्रकार से कह रहे कि बाल गोविंद भगत जो थे वह मंझोले कद के थे। कद मतलब ऊंचाई है कि उनकी जो ऊंचाई थी वह ज्यादा कम भी नहीं थी और ज्यादा लंबे भी नहीं थे, वह मीडियम थे। और कैसे थे, वह गोरे चिट्टे थे, 60 से ऊपर के ही उनकी उम्र हो गई। बाल पक गए थे। अब देखिए, 60 के ऊपर उम्र हो गए तो अधिकतर इस उम्र में लोगों के बाल पक जाते हैं क्योंकि वह बुढ़ापे के उम्र के हो जाते हैं। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। अब देखिए, लेखक ने यहाँ पर बाल गोविंद इस चरित्र का वर्णन किया है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि इस पाठ के माध्यम से बाल गोविंद भगत इनका वर्णन कीजिए या उनका बाह्य और आंतरिक इन दोनों प्रकार से वर्णन कीजिए, तो आप उनका बाह्यिक शारीरिक रचना कैसे था, तो इसमें आप यह परिचय लिख सकते हैं। लेखक कहते हैं कि देखो, उन्होंने दाढ़ी ज्यादा बढ़ाई नहीं थी, बाल भी ज्यादा लंबे नहीं रखे थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो बाल थे वह सफेद हो गए थे। हम देखते हैं कि हमारे चेहरे पर भी बाल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो ज्यादा हमारे स्किन के कलर से मैच होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे उम्र होती है तो हमारे के बालों का रंग बदलता है, उसी प्रकार हमारे स्किन पर जो बाल होते हैं, मुंह पर अधिकतर जो बाल होते हैं उनके भी कलर बदलते हैं। तो इसी प्रकार लेखक कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत थे, उनके चेहरे पर अधिकतर सफेद बाल दिखाई दे रहे थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी
कनफटी टोपी। अब देखिए उनका बाह्य वस्त्र किस प्रकार से था, शरीर पर वह किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, उसका वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि वह कमर पर एक नाम मात्र लंगोटी पहनते थे और सिर पर उनका कबीर पंथियों की सी कंटोपी रहती थी। मतलब जिस प्रकार से कबीर इनका नाम हमें पता है कि संत कबीर, जिन्होंने कबीर ग्रंथ रचना की थी, बहुत सारे दोहे चौपाई उन्होंने लिखे हैं। उनके रचनाओं को हम कबीर अमृतवाणी भी कहते हैं। तो कबीर के जैसे कबीर जिस प्रकार से टोपी पहनते थे, उसी प्रकार से वह बाल गोविंद भगत भी कनफटी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा अर्थात सर्दी का मौसम, अब देखिए वह कपड़े बहुत ही कम पहनते थे, लेकिन सर्दी के मौसम में एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। कमली का अर्थ होता है कि देखो सर्दी के मौसम में जो हम ठंडी से बचने के लिए जो वस्त्र धारण करते हैं उसे कमली कहते हैं। कंबल अर्थ होता है उसका। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, कि देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं तो उस प्रकार एक विशिष्ट प्रकार का चंदन का अपने माथे पर टीका लगाते हैं। तो उसी प्रकार से बाल गोविंद भगत भी अपने चेहरे पर हमेशा मस्तक पर माथे पर रामानंदी चंदन की, रामानंद जो गुरु थे उनका जिस प्रकार से अपने माथे पर टीका लगाते थे चंदन का, उसी प्रकार से वह चंदन लगाते थे। आगे लेखक वर्णन करे कि जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता। अब देखिए यहाँ से तो यहाँ तक पूरा वह रामानंदी चंदन अपने मस्तक पर लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। अब देखिए जो किसी एक विशिष्ट ईश्वर की आराधना करते हैं या फिर गुरु होते हैं, उनके अनुसार शिष्य उनके द्वारा दिए गए सारे ऐसे चीजें पहनते हैं। तो वो भी अपने गले में तुलसी की माला पहनते थे कि जिसके द्वारा हम नामस्मरण भी करते, नाम जपते हैं, वह माला हमेशा गले में डालते रहते थे। एक वह दिखने में भले ही बेडोल माला रहती थी, लेकिन वह उन पर बहुत जचते थे। आगे लेखक कहते हैं कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब देखिए पहले परिच्छेद में जब लेखक ने बाल गोविंद भगत इनका वर्णन किया तो हमें क्या लगता है कि वह किसी प्रकार के एक साधु संत या सन्यासी होंगे। इसी देखो ना, साधु संतों का भी हम वर्णन पढ़ते हैं, इसके पहले भी आपने देखे हैं कि साधु संतों के बारे में हमने इतिहास में पढ़ा है, बहुत सारी रचनाओं में पढ़ा है कि किस प्रकार से उनकी शारीरिक रचना होती है कि वह नाम मात्र कपड़े पहनते हैं या फिर मस्तक पर वह चंदन का टीका लगाते हैं या अन्य प्रकार का टीका लगाते हैं। गले में भी तरह तरह के नामस्मरण के जब जपे जाते हैं उस प्रकार के तुलसी की माला डालते हैं। तो इनके इस बाह्य वर्णन जब लेखक ने किया तो उसे हमें क्या अंदाजा लग रहा है कि शायद बाल गोविंद भगत या कोई साधु होंगे। लेकिन उसके बाद के परिच्छेद में लेखक कह रहे कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत कोई साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। अब वो कौन थे, साधु या सन्यासी थे? नहीं, बल्कि एक गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब जो अपना पूरा परिवार के साथ अपना जीवन व्यापन करते हैं, उसे कहते हैं गृहस्थ जीवन। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी अर्थात उनकी पत्नी। अब देखिए लेखक इनका वर्णन कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे यह शब्द किसके लिए व्यक्त हो रहा है? लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी इनके वह अपना इस पाठ के द्वारा अपने एक चरित्र का वर्णन करे और लेखक उनको जानते हैं, बाल गोविंद भगत इनको। इसलिए वे कहते हैं कि जब भी उनकी गृहिणी के बारे में मुझे कुछ याद नहीं, अर्थात उनके पत्नी के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतुओं को तो मैंने देखा था। पतु अर्थात बेटे की पत्नी, पुत्र वधू उसे कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैंने उनकी पत्नी को कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ मैंने उनके बेटे और उनके बहू को देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी,
एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब देखिए बाल गोविंद भगत, इसे हमें क्या पता चल रहा है कि थोड़ी खेती बाड़ी थी, इसे हमें पता चल रहा है कि वह एक किसान भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास खेती थी तो वह खेती का काम अवश्य करते होंगे। तो इस प्रकार वह एक किसान भी थे सर्वसामान्य रूप में। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था जिसमें वह अपने बेटे और पुत्रवधू के साथ रह रहे थे। बच्चों, पहले सेशन में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब इस जो परिच्छेद हमने विस्तार से पढ़े हैं उसमें आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो बच्चों, जो परिच्छेद हमने अब विस्तार से पढ़े उस परिच्छेद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। मंझोले मध्यम अर्थात न अधिक लंबे न अधिक छोटे। जटाजुट लंबे बालों की जटाएं। कमली कंबल। रामानंदी चंदन रामानंद संप्रदाय द्वारा लगाए जाने वाला चंदन। गृहिणी पत्नी, पतहु पुत्रवधू बेटे की पत्नी। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बाल गोविंद भगत इस पाठ में पहले 2 परिच्छेदों को विस्तार से पढ़ लिए हैं। उसमें हमें लेखक ने बाल गोविंद भगत इनके बाह्य शारीरिक के बारे में बताया, उनका वर्णन हमने पढ़ा। आगे लेखक हमें बाल गोविंद भगत के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे लेकिन इसके अगले भाग में।